नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौर संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण की इस कड़ी के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है संधि का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो है स्वर संधियों के बारे में एक एक करके अध्ययन किया था। आज जो हम दूसरी संधि लेने वाले हैं उसका नाम है व्यंजन संधि। क्या नाम है? व्यंजन संधि है। इसका दूसरा नाम है हल संधि भी है, क्योंकि हल के अंदर सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है ना। जो हम वर्णमाला के अंदर अध्ययन करते हैं 33 व्यंजनों का, वो 33 व्यंजन हल के अंदर आते हैं। और इसका अध्ययन हमने महेश्वर सूत्र में भी किया था, ठीक है ना, और वर्ण विचार के अंदर भी इसका अध्ययन किया था। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है व्यंजन यानी हल के बाद यदि कोई भी व्यंजन या स्वर आता है तो व्यंजन के स्थान पे जो परिवर्तन होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, जगत प्लस ईश आया है और यहाँ पे व्यंजन त है, तो त के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा? द हो जाएगा। ठीक है ना। और द में ई मिल गया तो यहाँ पर क्या हो गया? दी हो गया। और शब्द क्या बनेगा? जगदीश शब्द बनेगा। दूसरा उदाहरण है तत् प्लस टीका है, तो यहाँ पे देखो त है, हलंत है, व्यंजन है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। और इस तरीके से शब्द क्या बनेगा? तट्टी का शब्द बनेगा। ठीक है। अब व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है ना। जैसे पहला है ष्टुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व, तीसरा है जशत्व, चौथा है अनुस्वार संधि, पांचवा है चतुर्व संधि, छठा है लत्व संधि, सातवां है पूर्व सवर्ण संधि, आठवां है पर सवर्ण संधि, नौवां है छत्व संधि जिसका दूसरा नाम तुगागम संधि है, 10वीं संधि है नवमूल संधि, और 11वीं संधि है कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है, जिसको हम एक एक करके क्रम से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आपके परीक्षा में जो है, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप बस वीडियो से कनेक्ट रहें, जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। आपको अधिक से अधिक इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक दबाना है, जिससे कि आपको सबसे पहले है वीडियो मिल सके। ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स भी करें आप। ठीक है ना। पहली संधि है ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तो ष्टुना ष्टु। इसकी व्याख्या क्या है? सकार यानी स हलंत या त वर्ग के त वर्ग के अंदर वर्ण आते हैं त थ द ध न वर्णों के बाद यदि शकार, शकार मतलब श, ये जो हलंत है, या च वर्ग में वर्ण आते हैं च छ ज ज ञ, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः सकार के स्थान पर शकार तथा त वर्ग त थ द ध न के स्थान पर च वर्ग के वर्ण च छ ज ज ञ वर्ण क्रमशः हो जाते हैं। क्रमशः का मतलब है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है सकार है, इस सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा। त वर्ग के वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं त थ द ध न, इसके स्थान पर च वर्ग के वर्ण कर्मश हो गए, नहीं त के स्थान पे च हो जाएगा, थ के स्थान पे छ हो जाएगा, द के स्थान पे ज हो जाएगा, ध के स्थान पे ज हो जाएगा और न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ञ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण है पहला रामस प्लस चुनौती। तो यहाँ पर देखिए प्लस से पहले क्या है? यहाँ पर स। ठीक है ना। तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। और ये जो श है उस मात्रा के अंदर चला जाएगा। आपको ये ध्यान ये रखना है कि इस मात्रा के बाद श नहीं होगा। ठीक है ना। यदि छोटी मात्रा लगती है तो इस छोटी मात्रा के अंदर जो वर्ण अंदर चला जाता है। ठीक है ना। तो रामस प्लस चुनौती से क्या हो जाएगा? रामस चुनौती हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हरीश प्लस शेते, तो यहाँ पर भी देखिए स आया है, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? हरीश शेते हो जाएगा। फिर तीसरा उदाहरण देखो, सत प्लस चित है, तो यहाँ पर देखो त के स्थान पर क्या हो रहा है? च हो रहा है, तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो सत प्लस चित से क्या बनेगा? सचित बनेगा। उदाहरण 4 देखिए यहाँ पर है, सत प्लस जन से क्या बनेगा? सज्जन हो जाएगा। राजन प्लस जय से राजन जय हो जाएगा। सार्गिन प्लस जय से सार्गिन जय हो जाएगा। सत प्लस छात्र से सत छात्र हो जाएगा।
शरत प्लस चंद्र से शरत चंद्र हो जाएगा, उद प्लस ज्वल से उज्ज्वल हो जाएगा, और उत प्लस चारणम से उच्चारणम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरणों के अंदर कैसे कैसे ये हुए हैं, एक बार देखेंगे। यहाँ पर जो द आया है, इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए न है, न के स्थान पर क्या हो रहा है, यहाँ पे य हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी क्या है, न के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पे त है, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। फिर बाद में वापस देखो त है, इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, वापस च हो जाएगा। यहाँ पे द है, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, त है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक उदाहरण मैंने हाईलाइट किया है, उद प्लस ज्वल। तो उद प्लस जल ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं, उज्ज्वल वाला सज्जन वाला ये कई बार परीक्षा के अंदर जो है सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। उज्ज्वल के अंदर देखिए यहाँ पर दोनों ज हलंत होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जो दूसरी संधि है व्यंजन की वह है इष्टत्व संधि है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सूत्र है इसका स्टुना स्टु। इसकी व्याख्या क्या होती है, सकार यानी स या त वर्ग त थ द ध न वर्णों के पहले या बाद में यदि शकार यानी श या ट वर्ग ट ठ ड ढ न में से कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः सकार के स्थान पर शकार तथा त वर्ग क थ द ध न के स्थान पर ट वर्ग का ट ठ ड ढ वर्ण कर्मशः हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है सकार है, इसके स्थान पे शकार हो जाएगा, और द वर्ग के जो वर्ण दिए हैं त थ द ध न उसके अनुसार ट वर्ग के वर्ण हो जाएंगे, यानी त के स्थान पे ट हो जाएगा, थ के स्थान पे ठ हो जाएगा, द के स्थान पे ड हो जाएगा, ध के स्थान पे ढ हो जाएगा, और न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण पहला है रामस प्लस षष्ठ। तो यहाँ पर देखिए रामस में यहाँ पे स जो है आया हुआ है, इसके स्थान पे ये शकार हो जाएगा। ठीक है ना। इस कारण से रामस प्लस षष्ठ से क्या हो जाएगा, रामस षष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है तत् प्लस टीका है। तो यहाँ पर देखिए त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे त के स्थान पे क्या हो रहा है, ट हो रहा है। तो यहाँ पे तट्टिका ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण है सस प्लस थ है। तो यहाँ पर देखिए स है, देखो ये प्लस से पहले यहाँ पर क्या पढ़ा था, पहले या बाद में जो सकार आता है तो उसके अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस से पहले स आए हैं, तो यहाँ पर ये उल्टा नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर नहीं होगा। तो आगे और देखते हैं, प्लस के बाद में देखते हैं। तो प्लस के बाद में ये क्या है, थ है। तो थ देखिए यहाँ पे थ के स्थान पे ठ होता है, तो इस थ के स्थान पर हम परिवर्तन करेंगे तो सस प्लस थ से क्या हो जाएगा, षष्ठ हो जाएगा। इस संधि के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पहले और बाद में दोनों में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं, जैसे ये सकार दिया है, इसके अनुसार ये ही होगा, इसका उल्टा ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार से त वर्ग के वर्ण है वो ट वर्ग के वर्ण होंगे। ठीक है ना। जैसे ये ट है तो इसका उल्टा नहीं हो सकता, त को ट ही होगा, थ को ठ ही होगा, ठ का उल्टा थ नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये मैंने एरो भी दिए हैं, तो ऊपर वाले जो वर्ण है उसके अनुसार नीचे वाले वर्ण होंगे, नीचे वाले वर्ण है वो ऊपर के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ है जो उदाहरण में देखेंगे तो प्लस के पहले भी परिवर्तन हो रहा है और प्लस के बाद में भी परिवर्तन हो रहा है। तो मुख्य रूप से इसमें ये आपको ध्यान रखना है। इस संधि के अंदर, उस संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्लस के पहले ही परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस संधि में प्लस के पहले और बाद में भी परिवर्तन होंगे। ठीक है ना। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पे उद प्लस डयनम। उद प्लस डयनम से क्या हो जाएगा, उडयनम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और द इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस उदाहरण के अंदर देखिए कि द है, इस द के स्थान पे क्या हो रहा है, ड हो रहा है। इस कारण से देखिए यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, उडयनम हो जाएगा। चौथा उदाहरण है चक्रेन प्लस ढोक से है। तो यहाँ पे न दिया है, उस न के स्थान पे क्या होगा, अणा होगा। इस कारण से ये चक्रेन ढोक से हो जाएगा, न के स्थान पे क्या हो रहा है, अणा हो रहा है। फिर पांचवा उदाहरण पेस प्लस ता। तो
इससे क्या बनेगा, पेष्टा बनेगा। क्या बनेगा, पेष्टा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये स है, तो इस स का उल्टा ये वाला स नहीं होगा, तो आगे वाला देखेंगे त दिया है, तो त के स्थान पे क्या हो रहा है, ट हो जाएगा। तो इस कारण से स क्या बनेगा, पेष्टा बनेगा। फिर इसी तरीके से रास प्लस त्रम है, तो स का उल्टा नहीं करेंगे, लेकिन त देखिए, त्र यहाँ पर देखिए आप वर्णमाला के अंदर देखते हैं, तो त्र कैसे बनता है, त और र मिलकर के क्या बनता है, यहाँ पर त्र बनता है। क्या बनता है, त्र बनता है। उसमें सबसे पहले है त आया है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। इस तरीके से ये राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण है, कृष प्लस न है, तो इस स को हम उल्टा नहीं करेंगे, लेकिन न को कर सकते हैं, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। तो इस क्या बनेगा, एक कृष्ण बनेगा। फिर इस प्लस त है, तो स को वापस उल्टा नहीं करेंगे, लेकिन त को तो कर सकते हैं, तो त के स्थान पे क्या होगा, ट होगा। तो इस कारण से ये क्या बनेगा, इष्ट बनेगा। क्या बनेगा, इष्ट बनेगा। जश्न व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि की जो तीसरी संधि है वह जश्न संधि है। इसका सूत्र है जलाम जशो अंत्य। क्या है, जलाम जशो अंत्य। अब जलाम जशो अंत्य क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। जल एक प्रत्याहार है, जिसके अंदर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों श, यानी श, श या स, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। जस प्रत्याहार, इसके अंदर 5 वर्ण आते हैं, ज, ब, ग, ड और द। ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं, जश कहलाते हैं। और अंत्य का मतलब होता है अंत में होने पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं परिभाषा के रूप में। जल, जल का अर्थ है व्यंजन वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों स में से कोई भी वर्ण, है ना, के बाद यदि जश प्रत्याहार यानी जब, गढ़, द में से कोई भी वर्ण आता है, तो जल जो वर्ण है इसके स्थान पर जश वाले वर्ण हो जाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ग में जो पहला वर्ण होता है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक मैंने लिखा भी है, क के स्थान पे क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च के स्थान पे ज, ट के स्थान पे ड, त के स्थान पे द, और प के स्थान पे क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। यानी आप इस संधि के अंदर शॉर्ट में यदि देखें तो आप ध्यान रख सकते हैं, जिस संधि के अंदर पहले वर्ण के स्थान पर यदि तीसरा वर्ण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जश्न संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए उदाहरण है, वाक प्लस ईश, तो यहाँ पर देखिए क है, क के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण, ग हो रहा है। क्या हो रहा है, ग हो रहा है। तो शब्द क्या बनेगा, वागीश बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है, अच प्लस अंत है, तो यहाँ पे देखें च है, च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, च, छ, ज होता है। तो च के स्थान पे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, ये अजंत बनेगा। ठीक है ना। आपको इस संधि के अंदर यही ध्यान रखना है कि जिस संधि के अंदर यदि व्यंजन वर्ग का पहले वर्ण के स्थान पर यदि तीसरा वर्ण होता है तो उस संधि को हम क्या कहते हैं, जश्न संधि कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है कि पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर जश्न संधि होती है। उदाहरण 3 देखिए, जगत प्लस ईश है, तो त के स्थान पे क्या हो रहा है, द हो रहा है। उन्हीं उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो रहा है, तो शब्द क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। फिर शट प्लस आनंद है, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ड होता है, तो शट प्लस आनंद से क्या बनेगा, षडानन हो जाएगा। फिर सुप प्लस अंत है, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, प, फ, ब होता है। तो यहाँ पे सुप प्लस अंत से शब्द क्या बनेगा, शुभंत बनेगा। दिक प्लस गज से क्या बनेगा, दिग्गज हो जाएगा। चित्त प्लस आनंद से क्या हो जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। और तिप प्लस अंत से क्या हो जाएगा, तिबंत हो जाएगा। ठीक है ना। आपको ये सारणी है वो ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप ये जश्न व्यंजन संधि का जो पहला जो सूत्र है उसके अनुसार आप कर सकें। ठीक है ना। इसका जो दूसरा सूत्र भी होता है, ठीक है ना, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। जश्न संधि का देखिए दूसरा सूत्र है जलाम जश जसी। इसके अंदर भी देखिए जल प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या तीनों स्वर में से कोई भी वर्ण आते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जल के बाद में जस आना चाहिए। जस के अंदर क्या वर्ण है,
व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, और जस प्रत्याहार यानी जब गढ़ द यानी ये तीसरे वर्ण हो गए, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, इनके प्रत्याहार देखने के बाद में देखिए व्याख्या क्या है। व्यंजन वर्ग यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या तीनों स के बाद यदि व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा यानी जस प्रत्याहार का वर्ण में से कोई भी वर्ण आता है तो जल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस वाले वर्ण हो जाएंगे। यानी जो जल वर्ण है इसके बाद में जस वाले वर्ण आते हैं, यानी प्लस के पहले जल वाले वर्ण होने चाहिए और प्लस के बाद में जस वाले वर्ण होने चाहिए। तो जो जल वाले वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस वाले जो वर्ण हो जाएंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर चौथे वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो रहा है वहां पर ये जसत्व संधि का दूसरा नियम लगेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, लब प्लस ध है, तो यहाँ पर देखिए भ है, भ देखिए भ जो चौथा वर्ण है, ठीक है ना, प वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है ना, उसके स्थान पर क्या हो रहा है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी चौथे वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो रहा है। तो लब प्लस ध से क्या बन जाएगा, यहाँ पर लब्धः बनेगा। इसी तरीके से दुग प्लस धम, तो यहाँ पर देखिए ग देखिए क वर्ग का चौथा वर्ण ग आता है, उसी वर्ग के जो चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। दुग प्लस धम से क्या बन जाएगा, ये दुग्धम हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बुद्ध प्लस दी है, तो यहाँ पर ध के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा, बुद्धि बनेगा। क्या बनेगा, बुद्धि हो जाएगा। त वर्ग का ये कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। फिर शुभ प्लस ध है, तो यहाँ पर देखिए ब है, इसी यहाँ पर भी ब है, तो ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, ये शुभ बनेगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जा रही है जिससे कि यह आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया तो परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार से आपका एक भी अंक है वह कटने वाला नहीं है। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें, चैनल पर बने रहें, आपके कोई भी जो पॉइंट है मैं जो है छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप इस पर लगातार देखते रहें, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ में, जिससे कि वह अपने इस चैनल पर आए और वीडियो को देख सकें, ठीक है ना। चतुर्थ संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसका सूत्र है खरी च, इसकी व्याख्या है जल। जल का मतलब होता है व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या तीनों स या ह के बाद यदि खर प्रत्याहार, खर का अर्थ होता है व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तीनों स में से कोई भी वर्ण आता है तो जल वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार यानी क च ट त प जो वर्ण होते हैं उसको चर प्रत्याहार कहा जाता है, वर्ण हो जाते हैं। अर्थात तृतीय वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का यदि पहला वर्ण हो जाता है उसको हम जो चतुर्थ संधि कहते हैं। उसको शॉर्ट ट्रिक भी बताए गए हैं कि तीसरे वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का यदि पहला वर्ण हो जाता है तो हम उसे चतुर्थ संधि कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अधिकांश जो है वर्ण जो होते हैं वो तीसरा वर्ण होता है और तीसरे वर्ण के स्थान पर हमें पहला वर्ण ही उसी वर्ग का करना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर सारे जो उदाहरण हैं वह वहां पर क्या हो रहे हैं, द के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण यानी त हो रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे उद प्लस पन है, तो यहाँ पे द है, द के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण यानी त हो जाएगा और उद प्लस पन से क्या हो जाएगा, उत्पन्न शब्द बनेगा। सद प्लस कार से क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। तद प्लस फलम से क्या हो जाएगा, तत्फलम हो जाएगा। संपत प्लस समय से क्या हो जाएगा, संपत समय हो जाएगा। और वृक्षात प्लस पतति से क्या हो जाएगा, वृक्षात पतति हो जाएगा। तो इस संधि के अंदर हम देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो संधि ली थी जसत्व संधि, उसी संधि का यदि हम ऑपोजिट करें यानी इसका विपरीत करें तो वो संधि कौन सी हो जाएगी, चतुर्थ संधि हो जाएगी।
जसत्व व्यंजन संधि में हमने क्या पढ़ा था, आपको पता है कि जो है पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का यदि तीसरा वर्ण हो जाता है तो वहां पर जसत्व संधि होती है, और उसी का उल्टा क्या है, यानी तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ संधि कहेंगे। ठीक है, वह है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वार है। इसकी व्याख्या है म के स्थान पर अनुस्वार होता है, यानी जो बिंदु के रूप में लगता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है ना। नियम एक देखिए यहाँ पर है, मकार यानी म वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है ना। उदाहरण देखिए यहाँ पर हरिम प्लस वंदे, तो ये क्या हो जाएगा, हरिम वंदे हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों को बोलेंगे एक जैसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये म दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये म अनुस्वार में बदल गया। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखो, रामम प्लस पठती है तो रामम पठती हो जाएगा, अनुस्वार में बदल गया। अहम प्लस गच्छामी है तो अहम गच्छामी हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदल गया। अनुस्वार के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि जिसका अनुस्वार कर रहे हैं उससे पहले वाले जो वर्ण है उसके ऊपर ये वर्ण लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर री है तो री के ऊपर लग गया, यहाँ पे म है तो यहाँ पे म पे लग गया, यहाँ पे ह है तो यहाँ पे ह पे ये अनुस्वार के रूप में बदल गया। और अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वह क्या होती है, म होती है। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, मकार यानी म वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो स्वर म में मिल जाता है, यानी जिस प्रकार का स्वर होगा उस म में भी वैसे ही वहां पर मात्रा लग जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, सत्यम प्लस एव है तो ये ए है, म में मिल जाएगा तो ये क्या बन गया, मे बन गया, और शब्द क्या बनेगा, सत्यमेव हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बाद में अहम प्लस अपि है तो ये अ है, म में मिल जाएगा तो ये क्या बन गया, म पूरा हो गया, और शब्द क्या बनेगा, अहम अपि हो गया। ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण क्या है, त्वम प्लस इति है तो ये ई इसमें म में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, त्वम मिति हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अनुस्वार संधि जो है मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो कौन सी संधि है, लत्व संधि। कौन सी संधि है, लत्व संधि है। इसका सूत्र होगा तोड़ली, क्या होगा, तोड़ली है। इसकी व्याख्या होगी त वर्ग यानी त थ द ध न, ये क्या कहलाते हैं, त वर्ग कहलाते हैं। के बाद यदि ल वर्ण आता है, क्या आता है, ल वर्ण आता है केवल, तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाता है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, लत्व संधि पड़ गया। ठीक है ना। उदाहरण देखिए, तत् प्लस लय से क्या हो जाएगा, तल्लय हो जाएगा। यहाँ पर देखो द है जो त वर्ग का वर्ण है और आगे ल आया तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और इस तरीके से शब्द क्या बनेगा, तल्लय बनेगा। दूसरा उदाहरण देखो, तत् प्लस लेना से क्या हो जाएगा, तल्लीन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द के स्थान पे ल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आगे ल है और यहाँ पे त वर्ग का द आया है तो द के स्थान पे ल हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा। तीसरा उदाहरण देखो, विद्वान प्लस लिखती है तो यहाँ पर देखो न आया है, ठीक है ना, त वर्ग का और आगे ल है तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, इस के समान अगर कोई उदाहरण आता है कि न के बाद में यदि ल आ रहे हैं तो वहां पर चंद्र बिंदु लगेगा, क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। अगला उदाहरण है, उद प्लस लंगनम है तो यहाँ पे त है और आगे ल है, त के स्थान पे ल हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, उल्लंघनम बनेगा। क्या बनेगा, उल्लंघनम बन जाएगा। व्यंजन संधि के अंदर देखिए 7वें नंबर पे संधि है पूर्व श्रवण संधि है। इसका सूत्र होता है जयो हो अन्यतरस्याम। जय का अर्थ होता है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका जय का अर्थ है व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद यदि ह वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है, ह वर्ण आता है तो पूर्व श्रवण हो जाता है। कहने का मतलब है कि ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है, वाक प्लस हरि है तो यहाँ पर देखिए जो क है, क के स्थान पर तो उसका तीसरा वर्ण हो गया, और आगे जो ह है उसके स्थान पर जो है इसका क वर्ग का ही चौथा वर्ण कौन सा था, ग होता है तो ह के स्थान पर ग हो जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, वाघ हरि हो जाता है। ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वाघ हरि बन गया और यहाँ पर क्या, वाघ घरी हो गया। ठीक है। फिर अगला उदाहरण है, उद प्लस हार है तो उद प्लस हार से क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। देखिए यहाँ पर द है
द का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? द थ द ही रहता है, ठीक है। फिर बाद में ह के स्थान पर क्या हो गया? इसका चौथा वर्ण कौन सा होगा? द का ध हो जाएगा तो उद्धार हो गया, और इसको उदाहार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा वर्ण नहीं करके हम यदि ह को वैसा का वैसा रखना चाहे तो वो वैसा भी इसका ऑप्शन रूप में दूसरा विकल्प रहता है। तीसरा है तद प्लस हितम। तद प्लस हितम से क्या हो जाएगा? तदितम हो जाएगा, और ये तद हितम भी हो सकता है। फिर चौथा देखो, तद प्लस हानि है, तो ये तद हानि हो जाएगा या तद हानि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विकल्प में तो मैंने लिख दिया है, लेकिन परीक्षा के अंदर आपको अगर कोई ऐसा उदाहरण आता है तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन राइट करना है। जैसे वाघ हो गया, उद्धार हो गया, तद हितम हो गया, तद हानि हो गया, तो इसके अंदर ही कौन सी संधि लग रही है? पूर्व श्रवण संधि लग रही है। इसका दूसरा ऑप्शन आप वहां पर नहीं करेंगे। मान लो जैसे यहाँ पर परीक्षा में आपके पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया है और ये दूसरा वाला ऑप्शन दिया है, तब ही आप दूसरा वाला राइट करेंगे, अन्यथा आप पहला वाला ही इसमें आगे परीक्षा में ये ही राइट माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संधि का अध्ययन कर रहे हैं हम? पूर्व श्रवण संधि का कर रहे हैं, और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। अगली संधि देखिए है पर श्रवण संधि, ठीक है ना। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर श्रवण। इसका व्याख्या है अनुस्वार यानी ये बिंदु के रूप में होता है के बाद यदि यही प्रत्यार के अंदर देखे व्यंजन वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण यानी पांचों वर्ण या य व र ल इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो पर श्रवण आदेश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बाद वाले जो वर्ण है, ठीक है ना, उसका जो है अनुस्वार है, उसके स्थान पर जो बाद वाला वर्ण है उसकी जगह पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण है साम प्लस त है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सा के ऊपर अनुस्वार लगा है, उसके बाद में क्या है? यही प्रत्याहार का जो है त वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर त वर्ग का पांचवा वर्ण यानी त वर्ग का पांचवा वर्ण है, इस अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? शांतः बनेगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है गुम प्लस फित है, तो यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर ये फ दिया है, फ का जो पांचवा वर्ण कौन होता है? म होता है, तो शब्द क्या बनेगा? गुम फित हो जाएगा। फिर सम प्लस का है, तो यहाँ पे क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? ग होता है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर ये ग हो जाएगा, और क्या बनेगा? शंका बनेगा। क्या बनेगा? शंका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये अनुस्वार यहाँ पर ले लगेगा, ठीक है ना। फिर अगला देखो कुम प्लस ठित है, तो यहाँ पे देखो ठ है, इसका पांचवा वर्ण क्या होता है? अणा होता है, तो इस अनुस्वार के स्थान पे अणा हो गया, और कुम प्लस ठित से क्या बनेगा? कुंठित हो जाएगा। फिर अम प्लस चित है, तो यहाँ पर देखो अनुस्वार के बाद में च है, च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कौन सा होता है? ञ होता है, अनुस्वार के स्थान पे ञ हो गया, और ये शब्द क्या बनेगा? अंचित हो जाएगा। और सामान्यतः हम जो दिनांक पढ़ते हैं, दिनांक तो ऐसे लिखा जाता है संस्कृत के अंदर, इसका संधि विच्छेद होगा दिनांक प्लस क है, तो यहाँ पर देखो अनुस्वार के स्थान पर पांचवा वर्ण क का पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा, और ये दिनांक प्लस क से क्या बनेगा? दिनांक बन जाएगा, ठीक है ना। पर श्रवण संधि के अंदर क्या होता है? जो बाद वाला वर्ण है उस बाद वाला वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? पर श्रवण संधि पड़ गया। इसका छत्व संधि का अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र होता है छचोष्टि होता है। अभी व्याख्या देख लेते हैं। जय, जय का मतलब होता है व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण ये क्या कहलाता है? जय कहलाता है। क्या कहलाता है? जय प्रत्याहार के अंदर आने वाले ये चारों वर्ण हो गए, ठीक है। के बाद यदि श वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है? श वर्ण आता है, तो श के स्थान पर क्या हो जाता है? छ हो जाता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? छ से छत्व संधि पड़ गया, ठीक है ना। यहाँ तक आगे देखिए उदाहरण है तद या तत् के बाद में यदि शिव आता है तो तत्शिव या तत्शिव हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा? तत्शिव या तत्शिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है तद या तत् के बाद में शीला आता है तो तत्शिला या तत्शिला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तद या तत् के बाद में श्रुत्वा आता है तो तत् श्रुत्वा
या तत्श्रुत्वा हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये दो दो कैसे लिखे आपने, तो संस्कृत व्याकरण के अंदर हम कई बार हैं तत् प्लस शिव हो सकता है या तत् प्लस शिव भी पूछ सकते हैं, तो दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। तो परीक्षा में दोनों में से भी कोई को पूछते हैं तो आपके वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। चौथा उदाहरण है सत्य प्लस शील है, तो यहाँ पर देखो त के स्थान पर क्या हो रहा है, च हो जाएगा, और बाद वाले श के स्थान पर क्या हो जाएगा, श के स्थान पे छ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सतशिल या सतशील हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जहां पर श के स्थान पे छ होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, छत्व संधि होती है। ठीक है ना। दूसरा आप देख रहे हैं प्लस से पहले जो वर्ण है उसके स्थान पे च भी हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इस प्रकार का कोई भी उदाहरण यदि परीक्षा में आता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, छत्व संधि होगी। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि इसमें यदि आपको छत्व विसर्ग संधि का कोई उदाहरण, छत्व व्यंजन संधि का कोई उदाहरण पूछा जाता है तो वहां पर पहला वाला ऑप्शन ही राइट माना जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन दिए हैं तो पहला वाला राइट है होगा, दोनों ऑप्शन यदि नहीं दिए हुए हैं तो पहला वाला ही दिया तो पहला वाला राइट होगा, पहला वाला नहीं देकर के दूसरा वाला दिया है तो दूसरा वाला विकल्प के रूप में है वो वहां पर सही होगा। नहीं तो अपन को यदि पहला वाला ही ध्यान में रखना है। यही उदाहरण जो है छत्व संधि के अंदर आते हैं। ठीक है। तुगागम संधि कौन सी संधि है, तुगागम संधि है। तुगागम मतलब तुक का आगम हो जाता है, इसी कारण से इसका नाम तुगागम संधि पड़ा है। इसका सूत्र है 6 सूत्र होता है। व्याख्या है ऋष्व स्वर के बाद, यानी जो स्वर है वो ऋष्व होना चाहिए और इसके बाद में यदि छ आता है तो उससे पहले तुक यानी त का आगम हो जाता है, और जो त का आगम हो रहे हैं उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है, या इष्टत्व संधि का नियम लगता है। देखिए उदाहरण है अनु प्लस छेद है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा स्वर है, ऋस्व स्वर है। अनु में उ ऋस्व है और आगे क्या है, छ आया है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, त का आगम होगा और त के स्थान पे श लगेगा, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद बनेगा। वृक्ष प्लस छाया से क्या बन जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। परि प्लस छेद से परिच्छेद हो जाएगा, और सव प्लस छंद से क्या हो जाएगा, सव छंद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तुक का आगम हो रहा है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, तुगागम पड़ गया। तो इस प्रकार के यदि कोई उदाहरण आते हैं तो वह कौन सी संधि रहेगी, वहां पे तुगागम संधि रहेगी। और तुगागम किसका भेद है, व्यंजन संधि या हल संधि का भेद होता है। ठीक है। अनुनासिक संधि इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका अर्थ होता है यर यानी व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, या तीनों श या य वर ल, ये वर्ण क्या कहलाता है, ये यर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण है। के बाद यदि किसी भी वर्ग का यदि पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण आता है तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखिए एतत् प्लस मुरारी है, तो यहाँ पर देखिए त वर्ग का, देखो त वर्ग है ये यर के अंदर आने वाला है। उसके बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा, म आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो त है यानी प्लस से पहले वाला वर्ण त है, इसके स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे त थ द ध न, इसका पांचवा वर्ण है, तो एतत् प्लस मुरारी से क्या हो जाएगा, वेतन मुरारी ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है वाक प्लस मयम है, तो क्या हो जाएगा, वांगमयम हो जाएगा। सट प्लस मुख है तो षणमुख हो जाएगा। जगत प्लस नाथ है तो जगन्नाथ हो जाएगा। फिर बाद में तत्व प्लस न है तो तन्न हो जाएगा। दिक प्लस नाग है तो दिग्नाग हो जाएगा, और सत प्लस मार्ग है तो सन्मार्ग हो जाएगा। इस संधि के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि यदि यर है, यर के अंदर देखो पांचों वर्ण या फिर तीनों स या यवर ल में से कोई भी वर्ण आता है, और इसके बाद में यदि कोई भी वर्ग का यदि पांचवा वर्ण आता है तो जो प्लस से पहले है वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उसी को कौन सी संधि कहेंगे, उसी को अनुनासिक संधि कहते हैं। ठीक है। अगली संधि है यहाँ पर व्यंजन संधि में नमूल संधि। कौन सी संधि है, नमूल संधि है। इसका सूत्र है गमो
ह्रस्वाद अचि गमूढ़ नित्यम। ठीक है ना। इसकी व्याख्या है, जब लघु स्वर के बाद, है ना, लघु स्वर के बाद ग ण न आते हैं तथा उसके बाद में कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तो ग ण और न और द्वित्व हो जाता है, ये डबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, जैसे यहाँ पे ग दिया है, यहाँ पे ण है, यहाँ पे न है, यहाँ पर भी न है। अब इससे पहले क्या है, जो वर्ण है वो कैसे है, वर्णों के अंदर ऋस्व स्वर है, जैसे य है, ग है, स है, म है, इनमें 5 स्वर आ गए, ऋस्व आ गया, यहाँ पर ऋस्व स्वर दिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ग ग आया है। ठीक है ना। और ग के बाद में कोई भी स्वर, जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मरी आ गई, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार ही हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। तो प्रत्यंग प्लस आत्मा से क्या हो जाएगा, प्रत्यंग आत्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जो द्वित्व हो रहा है उसमें ये आ चला जाएगा तो ये गा हो गया, है ना। ये यहाँ पर गा हो गया तो ये प्रत्यंग आत्मा हो गया। दूसरा उदाहरण है, सुगण प्लस ईश से सुगणेश हुआ। फिर सन प्लस अच्युत से संच्युत हो जाएगा। और तस्मिन प्लस एव से क्या हो जाएगा, तस्मिन एव हो जाएगा। ठीक है ना। ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको संधि पढ़ी है, ठीक है ना, व्यंजन संधि के अंदर, तो ये मैंने जो आपकी परीक्षा में बहुत बार ये संधि आपके पूछ चुके हैं, वही उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हैं और अच्छी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर आपको विस्तार से बताया है। ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगे हैं तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और कमेंट्स करना नहीं भूलना। ठीक है ना। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, आप अगर इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे भी मनोबल मिलेगा और मैं आगे से आगे और भी जो है वीडियो है संस्कृत के अंदर, इसके वीडियो के अंदर डालूंगा, जिससे कि आपके सारे इसमें फायदेमंद हो सके। कोई भी परीक्षा आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आप संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल पर है। ठीक है ना। और ये वीडियो देखें। ठीक है ना। कोई भी डाउट आपके रहने वाला नहीं है, सभी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो व्याकरण के अंदर आपको कोई भी कमी रहने वाली नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।